एमएनसीज क्या होती है, इस देश में बिजनेस लगा दिया, उस देश में बिजनेस लगा दिया, तो वहां से यहां तक ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों देशों को इंटरकनेक्ट करा दिया। ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जो एंशिएंट टाइम से देश देशों को कनेक्ट करता है। अगर मेरे को लेबर लॉज में चेंज मिल जाए, मान लो मुझे ऐसा ऑप्शन मिले कि आप लेबर को अपने काम के हिसाब से रख सकते हो, तो बेटर है, जिसकी वजह से फॉरेन लोग आने लगे। मान लो अमेरिका की कंपनी है, उसने बोल दिया कि भाई तुमको शूज बनाने इंडियन वालों से, इंडियन लोकल कंपनी से ले लिया, शूज ले लिया, उस पर टैग लगा दिया, सबको लगा दिया, उसके बाद वो अपने ब्रांड के अंदर उसको बेच देंगे। इससे किसको फायदा मिला? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मिला, वर्किंग क्लास को मिला। कंज्यूमर्स को पर्टिकुलरली क्या मिलता है भाई साहब? अर्बन एरिया वाले में दे हैव एडवांटेज इन द वे दे हैव अ ग्रेटर चॉइस एंड नाउ एंजॉय द इंप्रूव्ड क्वालिटी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोगों की अब तक की सीरीज सब बहुत अच्छे से जा रही होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगा आपको पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें मजा आया, वो फटाफट से बता दो। और ऐसा भी बता देना जिसको देखकर ऐसा लगा कि क्या सर ये चैप्टर तो नहीं होता तो अच्छा लगता, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और कमेंट कर दीजिए कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं लगा। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं, नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके में सिर्फ आपका ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आने हैं, बट स्टेट बोर्ड में वो पूरा आना है। तो मैं दोनों की इसमें रिकवरी कर रहा हूं, दोनों को ही अच्छा लगेगा। कैसे रहने वाला है? वन शॉट रहने वाला है। क्वेश्चन पहला आ चुका है, बातचीत सिर्फ काम की करते हैं, फालतू की नहीं करेंगे। हमारा काम है टीचिंग करना, आपका काम है भैया पढ़ना सीखना। आ जाइए। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, जब पूरे विश्व को आप कनेक्ट फील कर सके, इंटरकनेक्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी तरीके से होता है। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? अपने वर्ड्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो सिंपली बता रहा हूं, आपकी बुक में भी ये ऐसा कुछ है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर द एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां पर पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट और आपको इंटीग्रेट फील होता है। ये करने का काम कौन करता है? एमएनसीज का। क्योंकि एमएनसीज क्या होती है, इस देश में बिजनेस लगा दिया, उस देश में बिजनेस लगा दिया, तो वहां से यहां तक ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों देशों को इंटरकनेक्ट करा दिया। ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जो एंशिएंट टाइम से देश देशों को कनेक्ट करता है, तो यही काम है। ऐसे रिजल्ट क्या हुआ है? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इवन पीपल आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों ने एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू किया, एक देश ने दूसरे देश से ट्रेड करना शुरू किया, जिस चक्कर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। आपके पास जो गाड़ियां आ रही हैं, ये सब विदेश की टेक्नोलॉजी सीख के आ रही हैं। हमारे पीपल उधर जा जाके काम कर रहे हैं, उनके लोग आके काम कर रहे हैं। सब कुछ इंटरकनेक्ट एंड इंटीग्रेट हो गया है। समझ में आया? आगे चलते हैं। What were the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government and why did it wish to remove this barrier? देखिए गेट कोई कब लगाता है? जब किसी को रोकना हो। किसको रोकना चाहती थी यहाँ पे भारत सरकार? बाहर के लोगों को। बाहर के लोग पता हमें लूट लूट के लेके हमसे ज्यादा डेवलप्ड हो गए। अब उस डेवलपमेंट का वो हम पर अटैक करते हैं, ताकि इससे क्या हो, हमारा पूरा मार्केट खत्म हो जाए। तो भारत सरकार ने बोला ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम पहले चाहेंगे कि हमारा जो इंटरनल मार्केट है, हमारा जो अंदरूनी मार्केट है, वो पहले इतना स्ट्रांग बने कि हम विदेशों से कॉम्पीट कर सकें। स्टार्टिंग में दे देंगे हमारे को खा जाएंगे, तो इसलिए हमें बैरियर लगाने चाहिए। और बैरियर हटे भी इसलिए जब हम इनफ स्ट्रांग हो चुके थे कि आ जाओ भाई साहब, कौन है मैदान में, ऐसा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद से बैरियर्स लगा दिए थे। किसके लिए? फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ना बाहर वाला यहाँ बिजनेस आगे कर सकता था, ना बाहर वाला यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर सकता था। क्यों जरूरी था ये? ताकि अपने टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। सो इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s एंड द कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज। अगर हम उस 1950 और 60 के दशक में, यानी आजादी के तुरंत बाद अगर हमने विदेशों से ऐसा एक किया होता ना, हम डूब जाते। रीजन ये था कि हमारी हालत सही नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने हमको बचाने के लिए ये अपनाया, ताकि जिससे विदेशी इंडस्ट्रीज यहां ना आ सके, ना हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर सके। स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 1991 बहुत सारे चेंजेस 1991 के बाद देखने को मिले। कैसे? कि गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट टाइम आ चुका है इंडियन प्रोड्यूसर्स का कि अब वो कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, 40-50 सालों में हम तैयार हो गए। सो इट फेल्ट कॉम्पिटिशन से क्या होगा? कॉम्पिटिशन से होगी एक भाई कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन से क्या होगा? एक कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन किसका? अच्छी क्वालिटी का। कॉम्पिटिशन किसका? एक अच्छे प्रोडक्ट का। कॉम्पिटिशन किसका? बेटर चॉइस का। एक से ज्यादा कंपनी होंगी, कस्टमर के पास चॉइस होगी। अरे मैं एलजी का फ्रिज नहीं, मैं सैमसंग का भी ले सकता हूं। मैं टीवी एलजी की नहीं, मैं सैमसंग की भी ले सकता हूं। बट अगर एलजी होगा तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस कंपटीशन से लोगों के पास चॉइस आई। सो विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव इंप्रूव देयर क्वालिटी, और उनकी बेटर क्वालिटी देखते हुए हमारे वाले भी सतर्क हुए। आज आप टाटा की गाड़ियां देखिए,
कितनी बेहतरीन बेहतरीन आ रही हैं, क्योंकि विदेशों से कंपटीशन लेना है। सो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। सरकार का बैरियर लगाना इज टैक्स बैरियर, सरकार का बैरियर हटाना इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन बना है किससे? आजादी वर्ड से। आजाद, अब वहां वाला यहां के बिजनेस करे, यहां वाला वहां जाके बिजनेस करे, आजाद है। ये हुआ। और देखते हैं क्या थे भाई साहब, और क्वेश्चन देख लेते। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्या रीजन से समझ में आ गया कि पहले हम कैपेबल नहीं थे, जैसे ही कैपेबल हुए सरकार ने बोला जाओ ऐलान जंग एंड मैदान जंग। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनी? लेबर लॉ क्या होता है? अरे भैया, काम करने वाला जो लेबर होता है उसके लिए क्या कानून होते हैं? उनमें फ्लेक्सिबल होता है, उनमें जो वो होते हैं ना एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब चीजों के हिसाब से एडजस्ट होने का, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है? फ्लेक्सिबिलिटी दी है, किसमें? लेबर लॉज में, जिससे क्या हो? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आए। अब देखिए क्या होता है, बिजनेस बाहर वाला यहां करना चाहता है, उसको पता है मैं यहां से पैसा कमा सकता हूं, बट सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है कि अगर आप लेबर हायर करोगे तो आप क्या करोगे बच्चे? परमानेंट करोगे। क्या करोगे? परमानेंट करोगे। अब उसको प्रॉब्लम लगी कि भाई अगर मैं परमानेंट हायर करूंगा तो अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मुझे इनको ढोना पड़ेगा। इससे कैसा है? और मान लो कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस साल में ऐसे है, कभी साल में ऐसे है, तो जिस साल ऐसा है मुझे लेबर रखने में दिक्कत नहीं है, और जिस साल ऐसा है मुझे लेबर रखने में दिक्कत है। तो अगर मेरे को लेबर लॉज में चेंज मिल जाए, मान लो मुझे ऐसा ऑप्शन मिले कि आप लेबर को अपने काम के हिसाब से रख सकते हो, तो बेटर है, जिसकी वजह से फॉरेन लोग आने लगे। सो इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर साल साल भर क्यों हायर कर रहे हो? कंपनी हायर करने लगी हो ना फ्लेक्सिबल बेसिस, जब काम की जरूरत है तब हायर कीजिए, जब जरूरत नहीं है तब मत हायर कीजिए। सो व्हेन देयर इज अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, हायर कर लिया जाता, बाद में हटा दिया जाता। इसकी वजह से क्या हुआ? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। अब मान लो एक कंपनी ने लेबर 50 ले लिए, कंपनी चल नहीं रही है, लेबर को अगर एक साल के लिए हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, सरकारी लॉ है कि नहीं निकाल सकते सरकार को, या फिर उसको पेमेंट देना पड़ेगा, फंस गया बंदा कंपनी वाला, एक साल तक उसको ढोएगा। अब ऐसा नहीं है। सो हाउ आर स्टिल नॉट सेटिस्फाई, अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, सो फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। तो सरकार से और डिमांड की जा रही है फॉरेन कंपनीज की कि आप और लेबर लॉज में हमें फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, जिससे कि हम आपके देश में आके काम कर सके। अभी हमें नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे लॉज है जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि हमें आपके लेबर को जबरदस्ती पैसा देना पड़ेगा, जिसमें हमारा कंपनी कॉस्ट हाई है। तो फ्लेक्सिबल लेबर लॉ समझ में आ गया, कैसे कंपनी को मदद करेगा भाई? रेगुलर बेस से फ्लेक्सिबल बेस पे आ जाना। What are the various ways in which the MNC set up, control और produce in other countries? क्या तरीके हैं जिससे MNC सेटअप कर सकता है? तो देखिए, MNC सेटअप ही प्रोडक्शन वहां करता है जहां उसके कंपनी या बिजनेस धंधे के पास मार्केट हो, सामान बना के बेचेगा काम मार्केट में, जहां ज्यादा मार्केट पास वहां जाएगा, जहां स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ती रेट में मिलेगा वहां कंपनी खुलेगी, और जहां पर आपकी बिजली अच्छी होगी, पॉलिसीज अच्छी होंगी जिस देश में गवर्नमेंट की, वहां जाएगा। मतलब कंपनी, देखो अगर आप खुद सोचो कंपनी खोलनी है, आप क्यों कंपनी खोल रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा कब कमाया जाएगा? जब आपके खर्चे कम होंगे। अगर आपके वहां पर बिजली है, बिजली की मैं यूनिट 50 रुपए आपसे चार्ज करूं और एक देश 5 रुपए चार्ज करे, तो आप 5 रुपए वाले देश में जाओगे, बिजली तो वहां सस्ती मिल रही है। लेबर एक जगह मिनिमम सैलरी 50,000 है और एक जगह 5,000 है, आप 5,000 वाले पे जाओगे। एक जगह मार्केट बहुत दूर है, एक जगह आपको तुरंत मार्केट मिल रही है, सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप कौन सी जगह जाओगे? खुद बताओ, ठीक है। एडिशनली एमएनसीज माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, क्योंकि अगर मान लो सरकार की पॉलिसी खराब है, सरकार की पॉलिसी वो लेबर वाला पड़ा ना, वैसी रहेंगी, टफ टफ रहेंगी तो कोई नहीं आएगा, फ्लेक्सिबल रहेंगी तो सब कोई आएंगे। जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाने पे, जो मशीन खरीदने में, जो कंप्यूटर खरीदने में, जो आपके टेलीफोन खरीदने में, भाई एक ऑफिस खोलते हैं तो आपको केबिन बनाने पड़ते हैं, जैसे अब हम हैं, अब क्या है ना, अलग सर ने जैसा ये है, अभी टीचिंग का ये आप स्टूडियो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सामने कैमरा, ये सब में पैसा लगता है। और इसे क्या, जब इसे क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब कोई बाहर का आदमी से इन्वेस्ट करे उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन मतलब विदेशी, जब विदेशी करे तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत समय पर एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। क्या होता है, अब मान लो हमने जो है बिजनेस खोलना है बाहर, कई सारे तरीके, या तो मैं अपना खुद जाके खोल लूं, पर मुझे वहां की पॉलिसीज नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, दूसरे के साथ मिलकर खोल लूं, उसी देश के उसी लोकल प्रोड्यूसर के साथ। तो यहां पर जॉइंट प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो क्या करती हैं, कोई एमएनसी नहीं खोलती, बल्कि छोटी कंपनियों को ऑर्डर दे देती है कि आप हमें काम दे दो। सो क्या होता है, जो प्रोडक्ट उनको मिलता है छोटे प्रोड्यूसर से, जैसे मान लो अमेरिका की कंपनी है, उसने बोल दिया कि भाई तुमको शूज बनाने इंडियन वालों से, इंडियन लोकल कंपनी से ले लिया, शूज ले लिया, उस पर टैग लगा दिया, सबको लगा दिया, उसके बाद वो अपने ब्रांड के अंदर उसको बेच देंगे। बनाया किसी और ने, बेचा आपने, ना कंपनी खोलनी पड़ी ना कुछ। एमएनसीज का ये भी काम है। बड़ी बड़ी एमएनसीज तो इतनी ज्यादा ताकतवर होती है बच्चे कि कई बार वो ना अपने
प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी खुद डिसाइड करती है। जैसे आप देखोगे लैक्मे का है, जैसे आपने आईफोन देख लो, इनके प्राइस जो अपने आप कंपनी इतने पावर होते हैं, डिसाइड भी करते हैं, लोग लेते भी, ठीक है। सो बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज और बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लायर, या तो आप उनके साथ मिल जाओ लोकल प्रोड्यूसर के साथ, या आप उनसे उनका सामान खरीद लो, और बाय क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज, या फिर उनके साथ कॉम्पीट करो। कैसे? खुद खोल दो उस देश में। तो एमएनसीज इस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालती हैं दूर से बैठ के उस दूसरे देश में। अमेरिका वाली कंपनी अगर मान लो यहाँ आईफोन है, कितने दीवाने हो गए आईफोन के, देखो कैसा टक्कर दे रहे हैं मोबाइल कंपनियों को, लोग पागल हुए पड़े हैं। आईफोन लॉन्च नहीं होता उससे पहले वो लॉन्च हो गए, शटर खोल के दुकान के बाहर बैठ जाते, आईफोन है क्या, 2 किडनी लाया हूं, बताओ कौन सा, कब दोगे, कौन सा मॉडल, 256, 512 ले लो यार, ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? अमेरिका जैसे डेवलप देश क्यों चाहते हैं इंडिया जैसे देश जो उनके लिए कोई ट्रेड बैरियर ना रखे, ओपन टू ट्रेड हो जाए? ओके, व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न? और आपको क्या लगता है कि अगर इस चीज करनी पड़ रही है, ओपन ट्रेड करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उनकी क्या डिमांड होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री की? अमेरिका चाहता है इंडिया उसको ट्रेड करने दे, इंडिया को रिटर्न में क्या चाहिए? चलिए देखते हैं। डेवलप कंट्रीज हमेशा चाहता है कि भाई साहब उनका बिजनेस बढ़े, उनका व्यापार बढ़े। फॉर दिस उनको क्या चाहिए? एक बेटर मार्केट चाहिए, इजी एक्सेस टू रिसोर्स चाहिए, चीप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी चाहिए। इनकी ये डिमांड पूरी होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि वहां सब कुछ ये मिलता है, सस्ता लेबर, सस्ती बिजली। सरकार भी चाहती है कि क्यों कर रहे हैं? देखिए डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड बनना है और डेवलप कंट्रीज को मोर डेवलप्ड बनना है, तो दोनों का एक दूसरे सहारा चल रहा है। दैट्स व्हाई दे वांट कि डेवलपिंग कंट्रीज उनको आने दे। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई उनको वो डेवलपिंग कंट्रीज जो उनको आने दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, इट इज वेरी ऑब्वियस, ये बहुत कॉमन है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज अगर डेवलप कंट्रीज को प्लेटफॉर्म दे उनके बिजनेस और ट्रेड के लिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी बदले में कुछ चाहिए, बदले में कुछ चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए कि भाई उनके लोकल प्रोड्यूसर को तुम खा नहीं जाओगे। तुम पता चले यहाँ जूते बनाने के पूमा के चक्कर में हमारा ऐसा लोकल कोई टाटा बाटा खा गए तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? दिक्कत हो जाएगी, बाटा शूज जैसे लफड़ा पड़ गया तो। सो दे मे समटाइम आल्सो लुक फॉर द रिजर्वेशन ऑफ फ्यू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आल्सो। मेडिकल का एग्जांपल दें, आज बहुत सारी इंडियन कंपनी जो मेडिसिन बनाती हैं, विदेशी कंपनी बनाती हैं। अब मान लो कोई सिरदर्द की दवाई आ गई, तुमने बहुत अच्छा सॉल्ट दे दिया, बहुत अच्छे से असर कर रही है, लोग प्रेफर करने लगे, रेट हाई है, तो रेट चाहे या फिर लो रख दो, कैसे भी रख दो, तो तुम अपनी इंडियन मार्केट को खत्म कर सकते हो ना भाई। कुछ ऐसे एरिया है जहां पर इंडियन प्रोड्यूसर या विदेशी प्रोड्यूसर भी चाहेगा कि वो तुम उसके एरिया में एंटर ना करो। हर एक का अपना अपना एरिया है, हर देश के कुछ अपने व्यापारी भी तो बचाने हैं, नहीं तो सब ऐसे ट्रेड कर डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है ना, सब जगह एक जैसा नहीं है, एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। करते हैं, क्यों नहीं है तो सुनिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपको पहले तो एजुकेट और स्किल्ड और प्रोफेशनल होना पड़ेगा, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी हो, आपके पास पैसा हो। ग्लोबलाइजेशन का फर्क उसी को पड़ता है। देखिए भारत में बहुत सारे लोकल व्यापारी हैं, कितने लोग ऑनलाइन अपना सामान बेच रहे हैं मुझे बताओ, कितने लोग बेच रहे हैं? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं गांव में जो अच्छा हाथ का चटाई बुनाई का काम करते हैं, पर ऑनलाइन से रिलेशन नहीं है उनका, आज भी वो ऑफलाइन ही चल रहे हैं। सो क्या है, इसका बेनिफिट केवल स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को मिलता है, ना कि अनस्किल्ड पीपल को मिलता है। जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर यहां पर है, दैट हैज गेन्ड मच इन ग्लोबलाइजेशन देन इन एग्रीकल्चर। किसान से ज्यादा डेवलप्ड हुआ है सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। अब आप सोचिए, आपको सर्विस देनी है, फटाफट ऐसा अर्बन कंपनी डाला, मसाज वाला बुला लिया, फटाफट आपने ऑनलाइन बुक किया, अमेज़न से कुछ मंगा लिया। किसान का क्या है, कोई लेना देना नहीं है, तो स्किल्ड पीपल को ज्यादा मिल रहा है। तो सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी, और कुछ तो छोटी से, एक होती है बहुत छोटी कंपनी, एक होती है मिड की कंपनी और एक होती है बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी हो सकता है अपने पैसा अच्छा कमाने नहीं जोड़ते हैं, तो जो मिडिल कंपनी है वो विदेशी कंपनी से कोलैबोरेट कर लेती है और उससे उन्हें बेनिफिट हो रहा है। इट बेनिफिट एमएनसीज ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इससे किसको फायदा मिला? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मिला, वर्किंग क्लास को मिला। कंज्यूमर्स को पर्टिकुलरली क्या मिलता है भाई साहब? अर्बन एरिया वाले में दे हैव एडवांटेज इन द वे दे हैव अ ग्रेटर चॉइस एंड नाउ एंजॉय द इंप्रूव्ड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल कार, आज किया की कार है, ह्युंडई की है, टाटा है, महिंद्रा है, क्या कहते हैं अपना स्कॉडा है, कितनी गाड़ियां हैं। इस एमएनसी के चक्कर में मुझे तो चॉइस मिल गई, मुझे तो इंप्रूव से इंप्रूव क्वालिटी मिल रही है। अरे मुझे 10 लाख में गाड़ी लेनी है, मेरे पास 10 चॉइस है, जो अच्छी होगी मैं वो लूंगा, एंड लोअर प्राइस पे मिल रहा है। कंपटीशन भाई साहब, कंपटीशन। सनरूफ गाड़ी वाली गाड़ी हम 10,000 में दे देंगे, आज ऑफर चल रहा है, अगला कह रहा है 950 में, आओ डील डन। तो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, सच एज बैटरीज के, कैपेसिटर के, प्लास्टिक के, टॉय, डेयरी प्रोडक्ट्स के एंड वेजिटेबल्स के, दे हैव बीन हिट हार्ड बाय कंपटीशन फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। मैं आपको बताता हूं
किसी टाइम पर मैंने किटकैट खाता था, बहुत छोटा बच्चा जब हुआ करता था, मेरे फादर रिलायंस में थे तो वहां मिलती थी, मैं खा लेता था। तो उसमें पैकेजिंग ऐसा प्राइस लेके आती थी 50 रुपए, और छोटी सी आती थी। अब ये नई नई कंपनी आई, एक कंपनी हाल ही में ना मैंने एक खाया, सब प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, बट बड़ी अच्छी चॉकलेट थी यार, गैलेक्सी नाम की कंपनी की। तो भाई उसको बड़ा अच्छा मुंह में रखते ऐसा लगा प्योर चॉकलेट खा रहे हैं, समझ रहे, सस्ती भी पड़ रही थी। और कई बार अगर रेट सेम भी होते तो आप टेस्ट की वजह से चेंज हो जाते हो भाई, जिसका टेस्ट अच्छा, अगर मुझे सेम पैसा देना है, एक चीज अच्छी है थोड़ी, एक कम अच्छी है, तो मैं अच्छी की तरफ जाऊंगा। तो बैटरी, बाहर की बैटरी आनी शुरू हो गई। अब कारों में देखो इतनी इतनी सी बैटरी है, बाहर के भी ऑप्शन है, कैपेसिटर है, प्लास्टिक टॉयज है। टॉयज का एग्जांपल ले लीजिए भाई, इंडियन टॉयज वो जो लकड़ी के बनते थे, और जो चाइना के टॉयज थे, अब चाइना के टॉयज ऐसा है, वो पेड़ आपने देखो टच करो वो ऐसे ऐसे करके हिल के बात करता है, बच्चा डर जाता है। वो अच्छा लग रहा है, क्या मस्त टॉयज है, पंखा चला रहा है, लाइट आ रही है, उसमें फैन भी है, झूमर भी है, गाने भी बज रहे हैं। आपने वाला फैन था ऐसे करता था, घर्र, ऐसे लगा रात में प्राण ना ले ले कभी। तो चीजों के कुछ कुछ ऐसे जो छोटे बिजनेसमैन थे उनको तो बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी ने नस तो नाबूद कर दिया। आगे चलते हैं। हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देश विदेश के साथ कनेक्शन होना, बिजनेस का बढ़ावा। लिबरलाइजेशन ने कैसे इसको हेल्प किया है, मतलब अगर देश में आजाद बिजनेस हो रहा है तो क्या मदद है, आप खुद सोचो, क्यों मदद नहीं है यार, सोचो भाई। बैरियर को हटाना, रेस्ट्रिक्शन को हटाना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। जब लिबरलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से ट्रेड, बिजनेस, ये सबको एक दूसरे से व्यापार करने का मौका मिला, वो भी फ्रीली। जो चीज वो इंपोर्ट करना चाहते थे, जो चीज वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, दे हैव नाउ ऑप्शन टू ट्रेड फ्रीली। सो दिस मींस नाउ गुड्स कुड बी imported as well as exported very easily, and also the foreign companies could set up their factories in the domestic countries. अब बाहर वाले हमसे बिजनेस ले सकते हैं, हम उनसे बिजनेस ले सकते हैं, हम उनके देश में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वो हमारे देश में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, हम तू हमारा घर, हम तोहरा घर, इससे दोनों कनेक्ट हो गए, ग्लोबलाइजेशन और तेज हुआ। और पहले क्या था, हम तेरे घर आ जाते हैं पर तेने अपना घर का रास्ता बंद कर दिया भाई, अपना घर का रास्ता बंद कर दिया, तू नहीं आ सकता। तो भाई तू तो हमारे घर आया था ना, मतलब कि मैंने विदेश में एंट्री करी या विदेशियों ने हमारे एंट्री करी, पर दूसरी तरफ अगर चांस नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन तेज हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ट्रेड से मार्केट कैसे जुड़ गई है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ अदर देन दोज गिवन हियर। जो देश हमारी बुक में दे रखे हैं उनसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सुनिएगा, जैसे जैसे ज्यादातर गुड्स और सर्विस ट्रांसफर होंगी, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगी देश के बीच में, तो देश ज्यादा कनेक्टेड होंगे, इंटरडिपेंडेंट भी होंगे। आज देख लीजिए, हम आईफोन के लिए आईफोन की वेबसाइट पे, जैसे आईफोन खरीदा तो उनकी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। अब हम डिपेंडेंट तो है ही है, कोई फोन ले रहे तो हम उनका वेट कर रहे हैं, कोई वो हमारी चीजें ले रहे हैं, वो हम पे वेट कर रहे हैं। सेलर्स और बायर्स के पास एक चांस है कि वो अपनी अच्छी से अच्छी गुड्स एंड सर्विस को अब एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आप देखिए, आपकी अच्छी बातें होती है, वो फोन में कुछ डालते हैं, गाड़ी में अपग्रेडेशन आता है, सब चीजों में अपग्रेडेशन चल रहा है। ड्यू टू फॉरेन ट्रेड कंज्यूमर्स के पास अब क्या मिल गई है, चॉइस मिल गई है, सस्ते दाम पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीजें लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन जो देश इंडियन कार और विदेशी कारों के बीच में, जो मैंने आपको बताया, आप खुद सोच सकते हैं, इंडिया टाटा की कार किसी जमाने में ऐसे स्टार्ट करते, इंडिगो आती थी ऐसे करती, ऐसे करके बंद हो जाती। आज देखो ऐसे चलें, आराम चल रही। विदेश की जनरेटर वाली डीजल वाली कार देखिए, कभी स्टार्ट करना, उसका जो ऐसे पीछे का हिस्सा होता है ना, गाड़ी ऐसे एक बार कांपती है, फिर चलता, और ऊपर से वो जो गियर होता है ना, वो ऐसे चलता है किसी बाबा की वो पकड़ा हुआ डंडा, ऐसे ऐसे। अभी देखो कितना साइलेंस, अभी थोड़ा करता है पर ऐसा शर्माते शर्माते, ऐसा फर्क है कंपटीशन की वजह से। इस कंपटीशन वजह से क्वालिटी सुधरी। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। मैच करना यार, एक तो मैच वाले बहुत होते हैं, इंडिया कम मैच खेलती जो हम मैच कर रहे हैं। चलिए, एमएनसीज जो है सस्ती रेट पर छोटे प्रोड्यूसर से क्या खरीदती हैं, तो वो खरीदती है गारमेंट, शूज, ऐसी चीजें, ठीक है। कोटाज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स आर यूज्ड टू रेगुलेट ट्रेड। कोटा और टैक्स यानी ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाया जाता है भाई साहब, ये है इसका मतलब है ट्रेड बैरियर। अच्छा, मीनिंग ये दे रखा है। इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, जो इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कौन सी जैसे दिख रही हैं, टाटा है बाहर, आप देखिए लैंड रोवर वगैरह जैसी में। आईटी ने हेल्प करी है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में, किस चीज की सर्विसेज में, किस चीज की सर्विस में आईटी ने क्या किया भाई, कॉल सेंटर बनाया ना, कॉल सेंटर। सेवरल एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इंडिया फॉर प्रोडक्शन। बाहर जाके हम गाड़ियां, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हैं बाहर, तो यही आंसर है, यही आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी कि फर्स्ट का बी, सेकंड का ई, थर्ड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का
फोर्थ का क्या है, सी, 5 का ए। एक बार मैच कर लीजिए बच्चे, एक बार मैच कर लीजिए। चलिए, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। एप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक, सबसे अच्छा। द पास्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट्स इन, पास्ट 2 दशकों में ग्लोबलाइजेशन में क्या चीज आपको देखने को मिली है ज्यादा? गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स हो रहे हैं, सर्विसेज भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट, बताइए, गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। पीपल तो हो ही रहे हैं, वो भी है, वो और अभी 2 दशकों में क्या, वो तो अब होने लगे हैं। तो ये ऑप्शन आई थिंक परफेक्ट है, गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। सो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज, सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई किसी भी इन्वेस्टमेंट कंट्रीज के लिए? किसी भी इन्वेस्टमेंट कंट्रीज के लिए क्या अच्छा तरीका, जल्दी से बताइए, क्या अच्छा ऐसा तरीका भाई जहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? सेटअप न्यू फैक्ट्रीज करते हैं, एक्सिस्टिंग कंपनी को खरीद लेते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे मोस्ट कॉमनली ये होता है कि वो जाके सीधा लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं। कंपटीशन ही खत्म भाई, कंपटीशन ही तो चक्कर है, कंपटीशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। ग्लोबलाइजेशन में से किसकी जिंदगी में सुधार आया है, किसकी अच्छी जिंदगी हुई है? ग्लोबलाइजेशन से जिंदगी में ट्रेड बढ़ा है, लोगों के सर्विसेज बढ़ी हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ना कि किसी की जिंदगी असर पड़ा है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए सीबीएसई वालों के लिए। ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। चलिए बच्चे, आई थिंक अभी आपका हो गया है सारा, ठीक है, अभी सारे हो गए हैं चैप्टर आप लोगों के, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रात को देख रहे तो गुड नाइट, नहीं तो दे सकते गुड बाय, वो है ही है, यहां तक ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां से कोई जल्दबाजी में ऐसा तो नहीं कर दिया, ठीक है। चलिए, सो बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चे, सी यू।